हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। यह एक कहावत जो चरितार्थ करके दिखा दिया एक 22 वर्षीय लड़की लखनऊ की, जिसने कई यातनाएं सही और कम उम्र में कई यातनाओं से कर स्वयं अपने पैर पर न सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि ऐसी लड़कियों के लिए वह संबल बन के खड़ी है, हिम्मत बन के खड़ी है। आज वह लड़की दूसरों को हिम्मत दे रही है और खुद यह बता रही है कि हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। यह जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की, यह सच साबित हुई है। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी, आपको ले चल रहा हूँ विस्तृत खबर की ओर। पर आरोप लगा रही है। दादी को ये बात सारी बताई तो उन्होंने उल्टा मेरे पे आरोप लगा लिया कि तुम्हारी माँ तो मेरे बेटे को छोड़ के चली गई और तुम अब मेरे पति पे आरोप लगा रही हो, तुम माँ बेटियों का कोई काम नहीं। अपने अस्मत को बचाने का प्रयास करती थी, लेकिन मेरा अस्मत नहीं बचा, मेरे अपनों ने लूटा। कहावत है कि मुझे मेरे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। यह कहावत है एक लड़की की जिसका जन्म हुआ था 2023 में 2003 में 2003 में उसका जन्म हुआ था। लड़की का कहना है कि मुझे ठीक से याद नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में तारीखों से ज्यादा बदलाव आम रहे। नमस्ते, मैं अन्नू यादव, मेरी माँ बाराबंकी की रहने वाली थी। आपको बता दें डिस्क्लेमर में, पीड़ित के कहने पर उसका नाम और चेहरा मीडिया में दिखाया गया है। उनका कहना है कि जिन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है उन्हें हिम्मत करके आगे आना चाहिए। अन्नू ने बताया कि पापा मुंबई में मजदूरी करते थे। मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद मैं अपने माँ उनके साथ मुंबई चले गए। उस समय की बहुत धुंधली याद है, इतनी धुंधली कि मुझे ये तक याद नहीं कि पापा कैसे दिखते थे। बचपन के नाम पर मेरे पास सिर्फ माँ की गोद और अनजाना शहर था। जिंदगी का पहला मोड़ तब आया जब मैं कुछ समझने लायक ही नहीं थी। माँ और पापा अलग हो गए, मैं माँ के साथ लखनऊ आ गई। कुछ वक्त बीता, साल 2010 में माँ ने दूसरी शादी कर ली। अनु ने बताया कि माँ ने किसी जिससे शादी की अब वही मेरे पापा थे, क्योंकि अपने पिता को लेकर मेरे पास कोई याद नहीं थी। हमारी जिंदगी एक नए ढांचे में ढल गई। कुछ साल बाद मेरे 2 भाई बहन आ गए। हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार था। आगे अनु ने बताया कि माँ बाप पापा, हम 3 भाई बहन और दादी बाबा, मुझे लगता था कि यह मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है। फिर धीरे धीरे घर की दीवारों से दरारें पड़ने लगी। हमारे घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम गरीब बस्ती में काम करने वाले एनजीओ के स्कूल में पढ़ते थे। आगे अन्नू ने बताया कि माँ चाहती थी कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ें। माँ पापा के बीच अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होता था। धीरे धीरे घर से आवाजें बाहर जाने लगी। रोज की रोज गाली गलौज, मारपीट जिंदगी का हिस्सा बन गया था। तब तक मैं समझदार हो चुकी थी। यही कोई 12-13 साल की उम्र थी। माँ का चेहरा हमेशा थका हुआ रहता। पापा हर वक्त गुस्से में दिखते। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये तनाव सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहेगा। अनु ने बताया कि 2016 का नया साल शुरू ही हुआ था कि जिंदगी में एक और मोड़ आ गया। जब तक मैं चीजें समझने लायक हो गई थी, माँ और पापा अलग हो गए। पापा ने दूसरी शादी कर ली और माँ ने तीसरी। हम बच्चों की छत और जमीन एक साथ खिसक गई। एक ही पल में हमारा घर, हमारा परिवार सब बिखर गया। अब मेरे सामने फैसला लेने की मजबूरी थी। माँ चाहती थी कि हम उसके साथ रहें, लेकिन मैंने माँ से कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। दादी बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मेरे भाई बहन भी माँ के साथ नहीं गए। पापा भी अपनी दूसरी शादी के बाद अलग रहने लगे। आगे अन्नू बताती है कि अब उस घर में सिर्फ हम और 3 बच्चे और दादी बाबा ही रह गए। शुरुआत के दिन में सब ठीक रहा। दादी सुबह जल्दी उठकर दूसरों के घर काम पर जाती। बाबा अपनी गार्ड की नौकरी पर पढ़ाई की जैसे तैसे चल रही थी। मैं अब भी एनजीओ के स्कूल में पढ़ रही थी। वहाँ मुझे दोस्त मिले, हंसी मिली और ऐसा माहौल मिला जिसमें मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनता जा रहा है। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। दादी शादी वाले घरों में भी काम करती थी। उस दिन मैं ऐसे ही किसी घर में रुक गई थी। दादी शादी वाले घरों में काम करने जाती थी और एक दिन वहीं पर रुक गई। अन्नू का कहना है कि शाम को बाबा घर आए। हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। हम सब एक ही कमरे में सोते थे।
भाई बहन बाबा के साथ तख्त पर सोते थे और मैं जमीन पर। उस दिन भी कब आंख लग गई पता नहीं चला। अन्नू बताती है कि आधी रात को मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले लगा कि शायद हम सपना देख रही हूँ, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैं कांप गई। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आगे खुद बताती है अन्नू कि पीछे खिसकने की कोशिश की, विरोध करना चाहा, मेरे होठ जैसे पकड़ जकड़ गए थे। वो आदमी जिसे मैं अपना सहारा मानती थी, बाबा कहती थी, मुझे उसी से बचने की जरूरत पड़ रही थी। बाबा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। सुबह जब दादी वापस लौटी तो मुझे लगा कि वह मेरी बात जरूर सुनेगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें सब बता दिया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने रोते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, बार बार कहा कि मैं सच बोल रही हूँ। उनका गुस्सा बढ़ता गया। फिर वो चिल्लाकर बोली कि जैसे माँ वैसी बेटी, तेरी माँ मेरे बेटे को छोड़कर चली गई, अब तुझे मेरी और तेरे भाई बहन को हम पाल रहे हैं, ऊपर से तू मेरे ही पति को गलत कह रही है। वो सब मुझे आज तक चुभते हैं, अन्नू का कहना है। उसने बताया कि मुझे उम्मीद थी कि दादी मेरी बात समझेगी। जब उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया तो मैं अंदर से टूट गई। फिर भी मन में एक बात थी कि किसी भी तरह दादी को साथ दिखाना होगा, सच दिखाना होगा। मैं बच्ची थी, फिर भी डर ने मुझे जरूरत से ज्यादा समझदार बना दिया था। आगे अन्नू बताती है कि मुझे लगा कि दादी अगर खुद देख लेगी तो उन्हें यकीन हो जाएगा। उस दिन बाबा छत पर सो रहे थे, हम बच्चे दादी के साथ नीचे कमरे में थे। आधी रात के करीब अचानक मेरी नींद टूटी। वो फिर मेरे पास आ गए थे। मैं डर से कांप रही थी। मैंने खुद को संभाला, अचानक उठकर लाइट जला दी। मैं चीख पड़ी, देखो दादी देखो, ये क्या कर रहे हैं। जब यकीन हुआ आपको, उसने बताया, जब दादा उसके बाबा आ गए तो दादी से उसने दिखा दिया रात में। फिर वही उसी लिए आ गए जो कि शारीरिक शोषण करता था वो बुढ़ा। मेरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। दादी उठी और देखा कि बाबा नीचे चटाई पर लेटे हैं। उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। अब सब कुछ सामने था। दादी उन पर खूब चिल्लाई, खूब सुनाया उन्हें, बोली कि तुम्हारी पोती के समान है, तुम इसके साथ गलत सोच भी कैसे सकते हो। मैं कोने में खड़े रोए जा रही थी। अन्नू का कहना था कि वह एक तरफ खड़ी होकर सुबक रही थी। बिना कुछ आवाज के आंसू बह जा रहे थे। दादी ने मुझे चुप कराया, अलग ले जाकर बोली, चुप हो जा, अब ये सब नहीं होगा। इस बात को बाहर किसी से मत कहना, बहुत बदनामी होगी। अब जाकर मुझे सुकून मिला। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सेफ हूँ। लेकिन मैं गलत थी। दादी जब भी किसी काम से बाहर जाती, वही मजबूरी, वही जबरदस्ती। मैंने बोलना बंद कर दिया। तय कर लिया कि अपनी सुरक्षा मुझे खुद करनी होगी। और जिस रात दादी घर पर नहीं होती, मैं डर के मारे घर के अंदर नहीं रहती, छत पर जाकर सोने लगी। मुझे लगता था कि बाबा छत पर नहीं आएंगे, वहां सेफ रहूंगी। कई बार सर्दियों की ठंडी रातों में भी मैं छत पर ही सोने चली गई, मन को समझाती रहती कि यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। फिर भी डर मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ता था। जब घर ही सेफ नहीं रहे तो कहीं भी सेफ फील नहीं होता था। उस उम्र में जब बच्चों को सपने देखने चाहिए, मैं दुआ करती थी कि जल्दी सुबह हो जाए। रात जाकर काटती थी। मैंने खुद को बचाने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। मैं ऐसे कपड़े पहनकर सोने लगी जिनमें नाड़ात होता था। ये अनु का कहना था कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर सोने लगी जिसमें नाड़ा होना लगा होता था, यानी कि जो अंडर गारमेंट होता है लड़कियों का, उसमें नाड़ा वाला कपड़ा पहनकर सोने लगी। मुझे लगता था कि इन्हें खोलने में वक्त लगेगा, इतने में मैं उठकर खुद को बचा लूंगी। हर रात में डर के साथ सोती थी। सोने से पहले मन में यही चलता रहता था कि आज कुछ न हो जाए। ठीक से नींद भी नहीं आती थी। अगले 6 महीने इसी डर के साथ बीते। कभी खुद को बचा न पाती, कभी भी नहीं। कई बार मेरे साथ शारीरिक शोषण किया गया, मेरा रेप किया गया। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, बाहर निकलना, किसी से बात करना, हंसना सब बंद हो गया। आगे वह बताती है कि एनजीओ के स्कूल पढ़ती थी, वहाँ एक दीदी कभी कभी आया करती थी, उषा दीदी। वही मुझे स्कूल ले गई थी। जब मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया तो स्कूल वालों ने उषा दीदी को बताया। उसके बाद उषा दीदी मेरे घर आई। उन्होंने दादी से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ। पहले तो दादी ने उन्हें मुझसे मिलने ही नहीं दिया। इधर उधर का बहाना बनाने लगी। बोली उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, यहीं घर में रहेगी, कुछ काम धाम सीखेगी। काफी देर बहस करने के बाद दादी ने उस दीदी को मुझसे मिलने दिया। उन्होंने प्यार से कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती अन्नू, किसी ने कह दिया था क्या कुछ तुमसे। वो काफी देर समझाती रही। मैं बहुत डरी हुई थी। उन्हें देखकर रोना भी आ रहा था।
इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, दादी ने उस दीदी से जाने के लिए कह दिया। मैं उन्हें खुद बता नहीं सक पाई। उषा दीदी चली गई, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर का डर देख लिया था। आपको बता दें कि आगे अन्नू जो बताती है वह काफ़ी रूह कँपाने वाली है। अन्नू ने बताया कि मेरी बॉडी में हुए बदलाव भी उन्होंने नोटिस किए थे। 12-13 साल की उम्र में जिस तरह से शरीर बढ़ रहा था, वो नॉर्मल नहीं था। मैं उम्र से कहीं बड़ी दिखने लगी थी। कुछ दिन मेरे ऐसे ही बीते, फिर एक दिन मैं टीवी देख रही थी। चैनल बदलते-बदलते एक लोकल न्यूज़ चैनल पर मुझे उषा दीदी दिखी। उस दिन मुझे पता चला कि उषा दीदी हम जैसी लड़कियों के लिए काम करती हैं। रेड ब्रिगेड के नाम से उनका एनजीओ चलता है। उस दिन मुझे एक उम्मीद सी दिखी। मैंने सोचा उषा दीदी मेरी मदद करेंगी, और मेरा हाथ खिड़की से आसानी से पहुंच जाता था। दोपहर में मैंने सिटनी खोली, पड़ोस की दीदी के पास पहुंची और मैंने उसे रोते हुए मुझे उषा दीदी के पास ले जाने के लिए कहा। मुझे उन्होंने बहुत जरूरी बताना है। पहले तो वह घबरा गई। जब मैंने उन्हें बताया कि आपको मैं कहीं नाम नहीं खोलूंगी, तो वो डर गई और उन्होंने मुझे अपने साथ उषा दीदी से मेरी बात करवा दीजिए। उन्होंने मोबाइल से मेरी बात कराई। उषा दीदी की मैंने 6 महीने का सारा सच बोल दिया। मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाबा मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, दरिंदगी करते हैं। उन्होंने मेरी शादी भी तय कर दी। दरअसल एक दिन मैंने उनसे पुलिस की धमकी दी। बाबा को लगा गया कि अब मैं किसी से कह सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। 27 जून 2016 को शादी होने वाली थी। बदले में शायद पैसे भी लिए थे। मैं उस समय 14 साल की थी, नहीं हुई थी। 14 साल से भी उम्र कम था। ये सारी बातें अनु ने उषा दीदी को जब बता दी, तो उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले तुम्हें खुद आवाज़ उठानी होगी, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इसी बातचीत के बाद मैंने घर से भागने की सोची। शादी से एक दिन पहले 26 जून को 2016 को मैं किसी तरह घर से निकली और सीधे उषा दीदी के पास पहुंची। वो मुझे पुलिस की चाइल्ड केयर सेल में लेकर गई। मैंने वहां अपनी पूरी कहानी सुनाई। केस दर्ज हुआ, बाबा को जेल भेज दिया गया और मुझे शेल्टर होम। ये सब में भी मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझसे बार बार वही सवाल पूछे जाते थे, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। जो सवाल अमूमन पूछे जाते हैं लड़कियों से, वही मुझसे भी बार बार पूछे जाते हैं। हर बार वही दर्द दोबारा जीना पड़ता था। उस दौरान उषा दीदी मुझसे मिलने आती रहती थी। अब तो आती तो मुझे लगता कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शेल्टर होम में जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही थी। एक दिन शेल्टर होम में सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग रखी गई। उषा दीदी रेड ब्रिगेड ही ये ट्रेनिंग करा रही थी। मैं भी उसमें शामिल हुई। एक ऐसा सहारा जो हर साल हाल में मेरे साथ खड़ा था। कुछ दिनों तक ये बातें मेरे अंदर घूमती रही। जब उषा दीदी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस शांत आवाज़ में कहा कि तुम 18 साल की हो जाओगी और सेंटर से बाहर जब निकलोगी तब मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दिलाऊंगी। उस पल उसकी बात मेरे लिए एक वादे से ज़्यादा थी। वो मेरे भविष्य की उम्मीद थी, जिससे मैं हर दिन खुद को जोड़कर देखती थी। साल 2022 में जब शेल्टर होम से बाहर निकली तो उषा दीदी मेरे हाथ थाम लिया। उन्होंने अपना वादा निभाया। उसी दिन मैं रेड ब्रिगेड में जुड़ गई। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, शरीर थकता था, हाथ दर्द करने लगते, चोट लगती थी, मगर हर बार मेरा डर थोड़ा और कम होता गया। मैं खुद बचना सीख ली। सिर्फ बार करना नहीं, हालात को समझना, खतरे को पहचानना और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना। वहां मैंने सिर्फ दांव पेच या बार पलटवार नहीं सीखा, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सीखा। हर ट्रेनिंग सेंटर के साथ मेरा डर जो थोड़ा पीछे हटता गया और रेड ब्रिगेड से जुड़ना किसी नए जन्म जैसा था। धीरे धीरे मैंने खुद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मेरी जिंदगी अब सिर्फ ट्रेनिंग तक नहीं सीमित नहीं थी। मैं रेड ब्रिगेड की एक नई पहल बाल मंच की ट्रेजर और ऑर्डिनेटर हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए एक सेवा जैसा है। बच्चों के सवाल, उसकी हंसी मुझे याद दिलाती है कि भविष्य अभी भी मासूम और सुंदर हो सकता है। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं अपने अतीत को नकारती नहीं हूँ, लेकिन अब उसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देती। मेरा सपना बहुत सीधा है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की सुरक्षित महसूस करे, बिना डर के चल सके, बोल सके और जी सके। अगर मेरी कहानी, मेरी ट्रेनिंग या मेरा साथ किसी लड़की को मजबूत बना पाती है तो मेरी लड़ाई सफल है। मैं मानती हूँ कि रास्ता लंबा है, फिर भी पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज वह कहानी मैं लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप जरूर पसंद करेंगे और आप इसे देखेंगे और समझेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे निवेदन है कि अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए, दीजिए। मैं उसका अनुपालन करूँगा, शेयर करूँगा और वही हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो मैं आपको अपडेट खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। एक से बढ़कर एक ऐसी तरह की वीडियो आप सामने मैं
प्रस्तुत करता रहूँगा, सच्ची कहानियों का आप सामने लाता रहूँगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।